निष्कर्ष। अंबेडकर से पहले फुले जैसे कुछ शूद्र नेताओं ने समतावादी समाज बनाने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था के खिलाफ बगावत तो की थी, मगर आध्यात्मिक अनुशासन के माध्यम से मुक्ति के मार्ग पर चलने का उपदेश देने वाले चंद संतों के अलावा किसी अस्पृश्य ने ऐसी बगावत पहले कभी नहीं की थी। अंबेडकर पहले अस्पृश्य थे जिन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ खुलकर बगावत की। इस प्रकार एक पथ प्रदर्शक के रूप में अंबेडकर के कंधों पर मुक्ति की एक ऐसी रणनीति तैयार करने का कार्यभार आ गया था जो उनके खास सामाजिक परिवेश और उनके जैसे दूसरे लोगों के परिवेश के लिए भी सटीक हो। संस्कृतिकरण की यांत्रिकी शुरू से ही उन्हें आकर्षित करती थी, लिहाजा सबसे पहले वह गांधी सहित विभिन्न उच्च जातीय सुधारकों की ओर ही आकर्षित हुए थे। इसी क्रम में उन्होंने मंदिर प्रवेश जैसे मुद्दों पर खासतौर से ध्यान दिया। बाद में उन्हें इस पद्धति के खतरे समझ में आने लगे। वह समझ गए थे कि ये पद्धति समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उन मूल्यों के निकट नहीं है जिसका वह पश्चिम से प्रशिक्षण लेकर आए थे। लिहाजा उन्होंने जाति व्यवस्था पर अपने चिंतन को और पैना किया और यह जाना कि पदबद्ध असमानता का संरचनात्मक सिद्धांत निचली जातियों की एकता की संभावना और गोलबंदी की उनकी क्षमता को भी बहुत गहरी चोट पहुंचाता है। मगर इस रुकावट से पार पाने के लिए कौन सी रणनीति अपनाई जानी चाहिए? अंबेडकर ने अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए संवैधानिक गारंटियां पाने का प्रयास किया और इसके लिए कई रास्ते अपनाए। इसके लिए पहला रास्ता पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का था, परंतु 1932 में गांधी के साथ हुई खींचतान और बाद में संविधान सभा में हुई बहसों के दौरान यह विकल्प साकार नहीं हो पाया। ऐसे में अंबेडकर को विवश होकर आरक्षित सीटों के लिए आवाज उठानी पड़ी। इसके लिए सत्ता में बैठे लोगों के साथ नजदीकी जरूरी थी, चाहे वे औपनिवेशिक शासक हों या कांग्रेस की सरकारें हों। अंबेडकर उन राजनीतिक दलों की अगली कतार में भी रहे जो समाज के सबसे वंचित तबकों को संगठित करने और राजनीतिक प्रक्रिया को उनके पक्ष में प्रभावित करने के लिए स्थापित की गई थी। वह एक तरफ तो सारे मजदूरों में अपना सामाजिक आधार फैलाने के लिए प्रयासरत थे और दूसरी तरफ केवल दलितों के हितों पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते थे। पहली वाली प्रवृत्ति 1937 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के गठन में दिखाई पड़ती है तो दूसरी रणनीति 1942 में शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन की स्थापना में प्रतिबिंबित होती है। 1946 में और 50 के दशक की शुरुआत में एससीएफ को जिस तरह की चुनावी विफलताओं का सामना करना पड़ा, उसके चलते अंबेडकर एक अलग रास्ते से होते हुए वापस अपनी मूल योजना पर लौट आए। अपनी मृत्यु से कुछ महीने पहले उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना का सुझाव दिया ताकि निम्न जातियों और मजदूरों दोनों के हितों की नुमाइंदगी की जा सके। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आरपीआई) की स्थापना यही सोचकर की गई थी कि वह दलितों, अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जनजातियों यानी जन्म और अनुष्ठानिक हैसियत के आधार पर भेदभाव के शिकार सभी लोगों का प्रतिनिधित्व करेगी। इस तरह अंबेडकर एक ऐसे फॉर्मूले पर पहुंच गए थे जो उन्हें जाति, अस्पृश्यता और वर्ग के प्रतिस्पर्धी दबावों से बचने का रास्ता दिखा सकता था। उनकी दुविधा में अस्पृश्यों की हैसियत के बारे में एक ज्यादा गहरा सवाल दिखाई पड़ता है, क्या वे शेष समाज से पृथक है? क्या उनको दूसरी उच्च जातियों के साथ गठजोड़ों के जरिए हिंदू समाज में एकीकृत किया जा सकता है? अंबेडकर को इस सवाल का सीधा और स्पष्ट उत्तर कभी नहीं मिला। यहां तक कि संस्कृतिकरण से पल्ला झाड़ लेने के बाद भी वह हिंदू जगत से पूर्ण विच्छेद की हद तक नहीं गए थे। यही कारण है कि उनकी विचारधारा में वर्ग लगातार विद्यमान रहा और वह आरक्षित सीटों की मांग करते रहे। अंबेडकर के समूचे करियर के दौरान यह रणनीति एक अन्य रणनीति के समानांतर चलती रही। इस दूसरी रणनीति के 3 उद्देश्य थे: दलितों के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, उनके लिए एक अलग भूभाग और एक ऐसी पार्टी जो उनका प्रतिनिधित्व करे। व्यवहार में उन्होंने जो भी रणनीति लागू की हो, आईएलपी, एससीएफ या आरपीआई कोई भी सारे अस्पृश्यों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाई। इतना ही नहीं, कोई तथाकथित आंबेडकरवादी संगठन भी महाराष्ट्र के महारों के बाहर अपना प्रभाव फैलाने में कामयाब नहीं हुआ। मांग और चंबरहट जैसी दूसरी दलित जातियां अंबेडकर की जाति के बढ़ते महत्व से ईर्ष्याग्रस्त थी। इससे पता चलता है कि अंबेडकर भी पदबद्ध असमानता की चुनौती पर विजय प्राप्त नहीं कर सके। न केवल निचली जातियों ने साझा मोर्चे से हाथ खींच लिए, बल्कि अस्पृश्यों में भी गहरे मतभेद थे जो खत्म नहीं हुए। अंबेडकर के राजनीतिक करियर का नतीजा निश्चित रूप से मिला जुला दिखाई देता है। उन्हें अंग्रेजों के साथ दोस्ती के बदले कई महत्वपूर्ण लाभ मिले, जिनमें अस्पृश्यों के लिए सकारात्मक भेदभाव की नई नीति भी शामिल थी, और उनकी राजनीति ने संवैधानिक बहसों पर गहरा असर छोड़ा, जहां उन्हें दलितों के लिए कुछ और रियायतें हासिल करने में मदद मिली और वह कई गांधीवादी प्रस्तावों को बेअसर करने में भी कामयाब रहे। मगर न तो उन्हें अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मिली, न ही वे हिंदू कोड बिल जैसी किसी ठोस समाज सुधार योजना को मंजूरी दिला पाए, और न ही वह पूरे भारत के अस्पृश्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी की स्थापना ही कर पाए। ये विफलताएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि अंबेडकर रह रहकर धर्मांतरण की वैकल्पिक रणनीति अपनाने की बात क्यों करते रहे। इस विकल्प की ओर उनका ध्यान पहली बार पूना पैक्ट की विफलता के बाद गया था। धर्मांतरण के प्रश्न पर वह इस्लाम, ईसाईयत और सिख धर्म ऐसे कई विकल्पों के बीच झूल रहे थे। आखिरकार उन्होंने अंतिम फैसला अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। इस तरह वह एक बार फिर आईएलपी की स्थापना के साथ राजनीतिक खींचतान में व्यस्त हो गए। नेहरू सरकार में अपने अनुभवों से हताश होकर 50 के दशक के मध्य में वह फिर से धर्मांतरण के विकल्प पर लौटे। इस बार उनकी अंतरात्मा की आवाज ने उन पर एक फैसला आयत कर दिया था,
बौद्ध धर्म वह सैद्धांतिकी जिसे वह अपनी युवावस्था में ही जान चुके थे और उसे अपने निजी जीवन में आत्मसात कर रहे थे। उनका धर्मांतरण पलायन नहीं था, न ही यह एक विशुद्ध व्यक्तिगत कदम था। सामूहिक धर्मांतरण एक सामाजिक विद्रोह की अभिव्यक्ति था। 1956 में सामूहिक धर्मांतरण हिंदू समाज की सोपानिक संरचना के खिलाफ एक सीधा वक्तव्य था। यह मुक्ति की एक ऐसी रणनीति थी जो उनकी पद्धति के पृथकतावादी आयाम के साथ साथ चलती थी। हालांकि बौद्ध धर्म को चुनकर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के साथ अपने विच्छेद को सीमित कर दिया था। इस विच्छेद का सीमित स्वरूप धर्मांतरण के बाद भी जाति के बने रहने से जुड़ा हुआ था। दरअसल जाति की जड़ें इतनी गहरी थी कि नवधर्मांतरित बौद्ध अक्सर दूसरी जातियों की नज़र में अस्पृश्य ही रह जाते थे। मगर बौद्ध धर्म अपनाने से तो उनकी जाति की पहचान बिल्कुल भी धुंधली नहीं हुई, क्योंकि बौद्ध सारे के सारे महार जातियों से ही आए थे। 50 और 60 के दशकों में हुए सामूहिक धर्मांतरणों के बाद धर्मांतरण की लहर तेजी से मंद पड़ने लगी। इसका आंशिक कारण ये था कि बौद्ध धर्म अपनाने का मतलब था शासन, शिक्षा और विधायिका में अस्पृश्य हिंदुओं को मिलने वाले आरक्षण से हाथ धो बैठना। बौद्धों को इस हानिकारक प्रावधान से छुटकारा 1990 में तब जाकर मिला जब प्रधानमंत्री वी.पी. सिंह ने नवबौद्धों को भी आरक्षण देने का ऐलान किया। अगर अंबेडकर की कार्रवाइयों का अंतिम परिणाम मिश्रित दिखाई देता है तो उनका महत्व भी उनके द्वारा अपने लिए तय किए गए मौलिक उद्देश्य की व्यापक परिधि में ही देखा जाना चाहिए। बहरहाल, अगर वह अपने आंदोलनों और पार्टियों की सांगठनिक संरचना पर ज्यादा ध्यान व समय देते तो शायद उनकी चेष्टाएं और सफल हो सकती थी। उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया वह उनके चारित्रिक बल के बिना संभव नहीं था। इसी से उनके अद्भुत करिश्माई व्यक्तित्व को भी समझा जा सकता है। दुर्भाग्यवश उनका व्यक्तिवाद और अकेले काम करने की शैली सांगठनिक अनुशासन और अवरोधों से निपटने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। अंबेडकर की मृत्यु के साथ ही वह आंदोलन भी अस्तव्यस्त हो गया जो उन्होंने शुरू किया था। उनका कोई भी सहायक इस आंदोलन का नेतृत्व संभालने में सक्षम साबित नहीं हुआ। और तो और देखते देखते उनके बीच गुटबाजी और खींचतान भी शुरू हो गई। कई अस्पृश्य नेताओं को कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी ओर खींच लिया था। अंबेडकर के कई भूतपूर्व सहायकों ने पद के लालच में समझौते कर लिए। शिक्षित दलित अभिजातीय वर्ग में अपने तथाकथित नेताओं और प्रतिनिधियों के प्रति हिकारत का भाव इतना गहरा था कि उनमें से बहुत सारे राजनीति से ही कन्नी काटने लगे। कुछ ने साहित्य का रास्ता अपनाया और फलस्वरूप महाराष्ट्र दलित काव्य की एक उर्वर भूमि बन गया। इसी तरह के साहित्यिक दायरों से आए कई लोगों ने 70 के दशक में दलित पैंथर्स की स्थापना करके एक क्रांतिकारी रास्ता भी अपनाया। यह संगठन अमेरिकन ब्लैक पैंथर्स की प्रेरणा से बनाया गया था। दलित पैंथर्स को सवर्णों द्वारा उत्पीड़न का जवाब देने के लिए हिंसा का सहारा लेने में भी कोई गुरेज नहीं था। दलितों के इस उग्र तेवर की बदौलत राज्य में कई जगह दंगे हुए, खासतौर से मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदलने के सवाल पर। बाद में दलित पैंथर्स आंदोलन भी एक तरफ तो कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रभावित और दूसरी तरफ अंबेडकर की शिक्षाओं के प्रति निष्ठावान, दो खेमों में बढ़ता चला गया। 2. अंबेडकर के अनुयायियों की तीसरी श्रेणी ऐसे लोगों की रही जिन्होंने खुद को राजनीतिक दायरे के बाहर रखते हुए अस्पृश्यों को संगठित करने का बीड़ा उठाया। इस क्रम में काशीराम ने बामसेफ की स्थापना की। इस समूह के लोगों ने DS4 और अंत में BSP के रूप में राजनीतिक दलों का भी गठन किया। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में इस धारा का लगातार फैलाव अंबेडकर द्वारा शुरू किए गए आंदोलन के टिकाऊपन का सबूत है। BSP ने अंबेडकर की उपलब्धियों के सारे आयामों को तो बहाल नहीं किया, मगर वह अंबेडकर की उपलब्धियों के आलोक में ही विकसित हुई है। यहां तक कि अंबेडकर निचली जातियों की राजनीतिक गोलबंदी का प्रतीक भी बन गए। अंबेडकर की लंबे समय से सुनियोजित उपेक्षा अब अतीत का हिस्सा बन गई है। जहां पहले पाठ्यपुस्तकों में अंबेडकर का जिक्र तक नहीं मिलता था, वहीं अगस्त 1999 में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में संविधान की रचना में अंबेडकर के योगदान को लेकर 2 पन्ने जोड़े गए। ये बदलाव दलित आंदोलन के दबाव का परिणाम था। 3 दलित नेताओं ने अपनी बढ़ती ताकत और उग्रता का परिचय दिया, खासतौर से अंबेडकर पर लिखी शोरी की किताब के जवाब में। दलित सांसदों ने संसद में इस किताब की कई प्रतियां भी जलाईं। 4 दलितों और हिंदू राष्ट्रवादियों के बीच टकराव में अंबेडकर के केंद्रीय स्थान को उनके सम्मान में खड़ी की गई प्रतिमाओं के संबंध में उठे विवाद से सबसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। 5 मायावती जब दूसरी बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अंबेडकर की 15,000 प्रतिमाएं बनवाने का आदेश दिया था। 6 जो इस बात का संकेत था कि अंबेडकर दलितों के सर्वोत्कृष्ट प्रतीक बन चुके हैं और उनके माध्यम से अस्पृश्य इस देश के राजनीतिक पटल पर अपनी उपस्थिति का एहसास करा सकते हैं। इन प्रतिमाओं के लिए आरक्षित स्थानों पर लोग अक्सर धोखाधड़ी करके कब्जा कर लेते थे। 7 बहुधा अंबेडकर की प्रतिमाओं को अपमानित कर दिया जाता था। सबसे ज्यादा स्थानों पर अंबेडकर की प्रतिमा को जूतों की माला पहनाने की घटनाएं सामने आईं। इस तरह की हरकतों के कारण न जाने कितनी जगह दंगे भी हुए। ये दंगे सिर्फ उत्तर भारत और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत में, खासतौर से कर्नाटक में भी हुए। 8 अंबेडकर सार्वजनिक परिधि पर दावेदारी के लिए हो रही इस प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। यह इस बात का निश्चित साक्ष्य है कि वह निचली जातियों और ऊंची जातियों के बीच टकराव का प्रतीक बन चुके हैं और यह घटनाक्रम एक ऐसे दौर में सामने आ रहा है जब निचली जातियों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है।